हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निहारिका और आकाशगंगाओं के बारे में तथा साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि जो ये आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ उनके लिए बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से संबंधित हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें फ्रेंड्स, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद नेक्स्ट जो अगली बात है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है निहारिका और आकाशगंगाएं। निहारिका और आकाशगंगाओं के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स आपको कि प्राचीन अवधारणा ये थी फ्रेंड्स कि पहले निहारिका और आकाशगंगा दोनों को एक माना जाता था, लेकिन वर्तमान की अवधारणा के अकॉर्डिंग निहारिका और आकाशगंगा दोनों अलग चीज़ें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये निहारिकाएँ क्या होती हैं, आकाशगंगा क्या होती है, अब ये प्रश्न हमारे मन में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि निहारिका किसे कहते हैं और आकाशगंगा किसे कहते हैं, दोनों में बहुत माइनर अंतर है फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा अंतर है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि आकाशगंगा का जो प्रारंभिक रूप होता है वो निहारिका ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझें फ्रेंड्स कि इससे पहले हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में एक सिद्धांत कराया था बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोट का सिद्धांत। उस सिद्धांत में हमने फ्रेंड्स आपको बताया था कि जब विशालकाय अग्निपिंड में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद पदार्थों का क्या हुआ और पदार्थों का क्या हुआ, अंतरिक्ष में बिखराव हुआ, और उन पदार्थों के बिखराव से क्या हुआ, गैसों का उत्सर्जन हुआ, और गैसों के उत्सर्जन के बाद में क्या हुआ, गैसों के बादल हमारे अंतरिक्ष में इधर से उधर फैल गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब उन्हीं गैसों के बादलों में एक हाइड्रोजन गैसों के जो बादल थे फ्रेंड्स, वो आकाश में क्या है, अंतरिक्ष में क्या है, झुंडों के एक जगह इकट्ठे होने लगे, यानी झुंड के रूप में इकट्ठे होने लगे। और उन्हीं हाइड्रोजन गैस के जो बादल थे, जो झुंड थे, उन्हीं झुंडों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, निहारिका कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखो फ्रेंड्स, जो ये हाइड्रोजन गैस के क्या है, बादलों के झुंड हैं फ्रेंड्स, और इन्हीं को क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस की जो झुंड होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे ये झुंड इकट्ठे होते रहते हैं, और धीरे धीरे क्या, जब झुंड इकट्ठे होते हैं तो इनके आकार में क्या होती रहती है फ्रेंड्स, वृद्धि होने लगती है, वृद्धि होती रहती है। और वृद्धि होने के बाद में धीरे धीरे जब गैसों का इनमें क्या होता है, सघन मात्रा में जो वृद्धि होती है, तो ये सघनता आती जाती है इनमें, और सघनता आने के बाद वजह से इनमें क्या होता है, गैसों में भी क्या होता है, सघनता होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो ये पिंड होते हैं, धीरे धीरे गैसों के पिंड, गैसों के जो झुंड होते हैं बादलों के, ये धीरे धीरे गैसीय पिंड का रूप धारण कर लेते हैं। और इसी गैसीय पिंडों के रूप धारण करने के बाद में क्या होता है, इनमें जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हीलियम में बदलने लगती है, यानी नाभिकीय संलयन क्रिया होने लगती है इन गैसीय पिंडों में। इसके बाद में क्या होता है, तारों का निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये तारों का निर्माण होता है, तो फिर अब बात आ रही आकाशगंगा क्या है। चलो, हमने कह दिया कि निहारिका हम हाइड्रोजन गैस के बादलों को कहते हैं, तो फिर आकाशगंगा कैसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आकाशगंगा होती है वो आकाशगंगा इन्हीं के समूह को कहते हैं, किनके, गैसों के, यानी ये जो बादल होते हैं गैस, और ये धूलों के बादल, और ये जो तारे नवीन इस प्रक्रिया से बनते हैं, उन सभी को गुरुत्वाकर्षण बल में जो शक्ति बांधे रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आकाशगंगा बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हुए। एक और बात ध्यान रखें कि जो निहारिका शब्द है फ्रेंड्स, ये संस्कृत भाषा के निहार शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, संस्कृत भाषा के निहार शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोहरा। क्या होता है फ्रेंड्स, कोहरा। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऐसा प्रकाश पुंज जो धुएं जैसा या कोहरे जैसा प्रतीत हो, उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, निहारिका कहेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स, नेबुला क्या है फ्रेंड्स, तो नेबुला इसको हम लैटिन भाषा में कहते हैं। अगर निहारिका की लैटिन शब्द लैटिन भाषा में नाम पूछा जाए कि निहारिका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, तो निहारिका को लैटिन भाषा में हम नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नेबुला कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स यहाँ तक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ते हैं कि देखिए, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किससे होती है, हाइड्रोजन गैस के बादलों के संचयन से। यानी जो हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ठीक है, बने बादलों के झुंड से होती है, जिसे क्या कहते हैं, हम निहारिका कहते हैं। यानी निहारिका से ही आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत होती है। मैंने अभी बताया था कि आकाशगंगा की स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है, निहारिका होती है। पहले निहारिका बनती है, फिर आकाशगंगा बनती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आकाशगंगा निर्माण कैसे होगी, हाइड्रोजन गैस के जो बादल होंगे उनका संचयन होगा, यानी इकट्ठा होंगे वो बादल। अब उसके बाद में ये इन बादलों के झुंड में क्या होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है, आकार में बढ़ते हैं ये फ्रेंड्स, और बाद में क्या कर लेते हैं, गैसीय पिंडों का रूप धारण
कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुए। यानी हाइड्रोजन गैस के बादलों के झुंड वो धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद में क्या होगा, उनका संचयन होगा। क्या होगा, संचयन, यानी इकट्ठा होंगे, सघन होंगे, वो संचयन होंगे। और संचयन होने के बाद में वो क्या है, गैसीय पिंड का रूप धारण कर लेंगे। किसका, गैसीय पिंड का रूप धारण कर लेंगे। और फिर इन्हीं गैसीय पिंडों में क्या होता है फ्रेंड्स, नाभ की संलयन क्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन जो गैस होती है वो हीलियम में बदलने लगती है। इस प्रक्रिया का कहते हैं नाभ की संलयन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के बाद में क्या होता है, तारों का निर्माण आरंभ होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, तारों का निर्माण। तारों का निर्माण कैसे होता है फ्रेंड्स, इसी प्रकार होता है कि जो गैसीय पिंड होते हैं हाइड्रोजन गैस इनमें होती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है किस में बदलती है, हीलियम में बदलती है। और हीलियम में बदलती है तो ये क्रिया को क्या कहते हैं, नाभिक संलयन कहते हैं। और उसके बाद में इसी प्रक्रिया से क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। जो हम अगली वीडियो डालेंगे तारों के निर्माण की प्रक्रिया, तारों के जीवन चक्र की प्रक्रिया, उसमें इसको डिटेल से बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चल के अगली वीडियो होगी इसके बाद में हमारी तारों के जीवन चक्र, उसमें इस बात को हम तारों के जो जीवन चक्र है, तारों के निर्माण की प्रक्रिया, इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट उसके बाद में अगला पॉइंट है कि इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे जो तारे होते हैं, धूलकण होते हैं एवं गैसों के तंत्र होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो बात क्लियर हुई कि निहारिका क्या होती है, हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं। ये गैसीय पिंड का रूप धारण करते हैं और यही गैसीय पिंडों में हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। उसके बाद में क्या होता है, तारों का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट धूलों के और गैसों के पिंड वो झुंड होते हैं, वो गैसीय पिंड बनते हैं। ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया में कितनी चीज़ शामिल हो गई फ्रेंड्स, धूल यानी गैस शामिल हो गई। क्या हो गई, गैस। ठीक है, धुएं यानी धुंध यानी बादल, धुंध के बादल। ठीक है, ये शामिल हो गए। तीसरे चीज क्या हो गए, तारे। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि धूलकण, तारे और गैस। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर एक आकाशगंगा का क्या होता है फ्रेंड्स, निर्माण होता है। अब ये आकाशगंगा कब कहते हैं फ्रेंड्स इसको, जब इसमें लगभग 90% क्या हो जाए, तारे हो जाए और कुछ परसेंट गैस से हो जाए और कुछ परसेंट क्या हो जाए, धूल हो जाए, तभी जाके आकाशगंगा बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि नोट देख लें कि संस्कृत शब्द निहार का जो अर्थ है वो क्या है फ्रेंड्स, कोहरा है। क्या है फ्रेंड्स, कोहरा। अर्थात आकाश में से जो प्रकाश पुंज कोहरे या धुएं जैसा प्रतीत होता है उससे क्या कहा गया फ्रेंड्स, निहारिका कहा गया। मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए फ्रेंड्स यहाँ तक। और निहारिका को हम लैटिन शब्दावली में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नेबुला कहते हैं। और ज्ञात रहे कुछ समय पहले निहारिका और आकाशगंगा को एक ही माना जाता था, जबकि वास्तव में क्या है, अलग है। फ्रेंड्स यहाँ तक मेरे हिसाब से निहारिका के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर होंगे। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा आकाशगंगा। देखो फ्रेंड्स, ये आकाशगंगा है और जो आपको आकाशगंगा दिख रही है ये आकाशगंगा सर्पिल आकार की है। किसकी फ्रेंड्स, सर्पिल आकार की है। ठीक है, और सर्पिल आकार की जो आकाशगंगा होती है फ्रेंड्स उसकी विशेषता होती है कि इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, और इसका जो एक केंद्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सर्पिलाकार आकाशगंगा है। ठीक है फ्रेंड्स, आकाशगंगा को इंग्लिश में हम गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, गैलेक्सी बोलते हैं। अब एक और बात याद रखनी फ्रेंड्स यहाँ से कि जो आकाशगंगाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। और इन आकाशगंगाओं में फ्रेंड्स क्या होते हैं, असंख्य तारे यानी अरबों तारे होते हैं। कितने तारे, अरबों तारे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अरबों तारे। और जो हमारी अंतरिक्ष है उस अंतरिक्ष में एक आकाशगंगा नहीं है फ्रेंड्स, अरबों आकाशगंगाएं हैं। और प्रत्येक आकाशगंगाओं में क्या होते हैं, अरबों तारे होते हैं। यानी हमारी अंतरिक्ष में अरबों यानी अरबों क्या हैं, आकाशगंगाएं हैं। ऐसी चित्र में दिख रही हैं, ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं। और प्रत्येक आकाशगंगा में क्या है, अरबों तारे हैं। ये बात याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, और हमारी आकाशगंगा कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहले ये पॉइंट्स समझते हैं, फिर उसके बाद में आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आकाशगंगा क्या होती है, तारों का विशाल पुंज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बताया था 19% आकाशगंगा में क्या होते हैं, तारे होते हैं। तो याद रखना कि तारों का एक विशाल पुंज क्या कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है। और ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगाएं, 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और प्रत्येक आकाशगंगा में क्या है, अरबों तारे हैं। ठीक है, और तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में क्या पाई जाती है, धूल, गैस पाई जाती है। ठीक है, याद रखना कि आकाशगंगा में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो तारे होते हैं, दूसरी क्या होती है, धूल, और तीसरी क्या होती है फ्रेंड्स, गैस। इन तीनों, ये जो तीनों चीज़ें गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से एक दूसरे से बंधी रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में अगर याद रखें, निहारिका किसे कहते हैं, जो हाइड्रोजन गैस के बादलों के झुंड होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। ठीक है, और आकाशगंगा में 98% भाग क्या है, तारों का होता है। और 2% भाग किसका है, गैस का। और 2% यानी बाकी का भाग किसका होता है,
व धूल का, 2% भागों में गैस और धूल ही आ जाती है। 98% में क्या है फ्रेंड्स, तारे हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है, तो आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक क्लियर पॉइंट्स। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉइंट्स याद रखने फ्रेंड्स, कौन कौन से, एक तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आकाशगंगा में कितने प्रतिशत तारे को पाए जाते हैं, 98%, और 2% क्या पाए जाते हैं, गैस व धूल कण। और किसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है, आकाशगंगा को। नेक्स्ट उसके बाद में अगला पॉइंट्स देखिए, आकृति के आधार पर आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहला प्रकार देखिए सर्पिलाकार, ठीक है। दूसरा प्रकार होगा दीर्घवृत्तीय, तीसरा होता है अनियमित। ठीक है, याद रखना 3 प्रकार की हमारी क्या होती हैं, आकाशगंगाएं। तो जो मैंने अभी चित्र बताया था वो सर्पिलाकार आकाशगंगा का चित्र था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्पिलाकार आकाशगंगा की विशेषताएं क्या हैं, वो याद रखें फ्रेंड्स कि सर्पिलाकार आकाशगंगाओं के केंद्र में क्या होता है, तारों का अधिक जमाव होता है। ऐसे जो केंद्र होता है उस केंद्र में क्या होता है, सर्वाधिक तारे होते हैं। ठीक है, उस जगह पे सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं, तारे। तारे तो सब जगह होते हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में तारे क्या होते हैं, सर्पिलाकार आकाशगंगा में केंद्र में होते हैं। ठीक है, और इस तस्तरी के आकार की आकाशगंगाएं होती हैं। किसके आकार की होती है, तस्तरी के आकार की आकाशगंगाएं होती हैं। और समस्त आकाशगंगाओं में 1/4 आकाशगंगाएं किस प्रकार की हैं, सर्पिलाकार आकाशगंगाएं। ठीक है, मिल्की वे और एंड्रोमेडा सर्पिलाकार आकाशगंगा के क्या है, उदाहरण है। पॉइंट्स क्लियर हुए फ्रेंड्स यहाँ तक। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट्स क्या है, सर्पिलाकार आकाश का विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता ये है कि इसके केंद्र में क्या है, तारों का अधिक जमाव पाया जाता है। इसके केंद्र में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तारों का अधिक जमाव, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि इसका जो आकार है वो तस्तरी के नुमा है। ठीक है, तीसरी विशेषता कि समस्त जितनी भी हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं उनकी 25% यानी 1/4 हिस्सा सर्पिलाकार आकाशगंगाओं का है। ठीक है, और उदाहरण कैसे, सर्पिलाकार आकाशगंगाएं कौन कौन सी हैं निम्न में से, तो देखो मिल्की वे जो आकाशगंगा है ये भी सर्पिलाकार आकाशगंगा है, और एंड्रोमेडा आकाशगंगा है ये भी क्या है, सर्पिलाकार आकाशगंगा है। दूसरी बात याद रखने की, जो दोनों आकाशगंगा एक दूसरे की पड़ोसी भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात याद रखना है। तो सर्पिलाकार आकाशगंगा के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए फ्रेंड्स यहाँ तक आपके। नेक्स्ट उसके बाद में अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो देखिए, दीर्घवृत्तीय यानी इलिप्टिकल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम, इलिप्टिकल, और सर्पिलाकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पाइरल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो ब्रह्मांड की लगभग 2/3 आकाशगंगाएं क्या हैं, दीर्घवृत्तीय हैं। और ऐसी आकाशगंगा में अधिकांशतः क्या होते हैं फ्रेंड्स, पुराने तारे होते हैं। क्या होते हैं, पुराने, नए तारे नहीं होते दीर्घवृत्तीय में, क्योंकि ये सबसे आखिरी स्टेज होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, आखिरी स्टेज होती है आकाशगंगा निर्माण की। ठीक है, याद रखना है। एवं यहाँ पे क्या होता है, नवीन तारों का निर्माण नहीं होता है। अनियमित क्या होता है कि अनियमित आकाशगंगाएं मुख्यतः नवीन तारों द्वारा निर्मित होती हैं। यानी आकाशगंगा मान चलो हमारी जो निहारिका है फ्रेंड्स, निहारिका ने स्टार्टिंग में क्या किया कि धूल के बादल थे वो गैसीय पिंड बने, और स्टार्टिंग में वहाँ पे फिर गैसीय पिंड बने, और उन गैसीय पिंडों से धीरे धीरे तारे बनना प्रारंभ हो जाता है। तो उन आकाशगंगाओं को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अनियमित आकाशगंगाएं। फिर धीरे धीरे जब उनमें उन आकाशगंगाओं में जब तारों की मात्रा अधिक हो जाती है तो फिर वो क्या बन जाती हैं फ्रेंड्स, सर्पिलाकार बन जाती हैं। और इन सर्पिलाकार आकाशगंगाओं में फिर और अधिक तारों की मात्रा, और उससे भी ज़्यादा तारों की डबल मात्रा हो जाए, फिर वो क्या बन जाती है फ्रेंड्स, दीर्घवृत्तीय बन जाती हैं। क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हमारी आकाशगंगाएं कितने प्रकार की हुई फ्रेंड्स, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्तीय और अनियमित। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, हार्लो महोदय का कथन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि निम्न में से कथन किसका है, बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। देखिए हार्लो महोदय के अनुसार, देखो हार्लो महोदय ने क्या कहा था फ्रेंड्स, समझें कि इन्होंने कहा कि जो कोई भी आकाशगंगा होगी वो पहले क्या बनेगी फ्रेंड्स, अनियमित बनेगी। क्या बनेगी, पहले अनियमित बनेगी। फिर उसके बाद जब उसमें तारों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो वो किसका रूप धारण कर लेगी, सर्पिलाकार का, यानी सर्पिलाकार का रूप धारण कर लेगी। फिर उसके बाद में वो कैसा रूप धारण कर लेगी, दीर्घवृत्तीय रूप धारण कर लेगी, ऐसा इन्होंने कहा था। देखिए कोई भी आकाशगंगा क्या हो, पहले अनियमित रूप से शुरू होकर सर्पिल आकार धारण करती है, और अंत में तारों की वृद्धि होने के बाद में दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा में बदल जाती है। यही बात इन्होंने यहाँ समझाई है। ठीक है फ्रेंड्स, कि इन्होंने कहा कि कोई भी आकाशगंगा हो स्टार्टिंग में अनियमित बनेगी, फिर सर्पिल बनेगी, और जब तारे अधिक मात्रा में हो जाएंगे तो वो दीर्घवृत्तीय बन जाएगी। क्लियर पॉइंट्स। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स कि वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सौर परिवार, यानी हमारा सौर परिवार में कौन कौन है फ्रेंड्स,
कि हमारे सौर परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है, और सूर्य के अलावा फिर कितने हैं, 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रहों के क्या है, अपने अपने उपग्रह हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपना सौर परिवार कहते हैं। तो यार हमारा जो सौर परिवार है वो किस आकाशगंगा में स्थित है, मंदाकिनी में। ठीक है फ्रेंड्स, कि वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सौर परिवार सूर्य, पृथ्वी, ग्रह एवं उपग्रह अवस्थित हैं, उससे हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। फिर आपके मन में एक डाउट आ गया वो फ्रेंड्स, जैसे कि मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला क्या है, तो उसी के बारे में भी बताएंगे कि दुग्ध मेखला क्या है। आगे पॉइंट्स पढ़िए पहले, कि इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा, गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की सहायता से देखा था 1609 ईस्वी में। कब देखा था फ्रेंड्स, 1609 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। यह 24 आकाश गंगाओं का क्या है, एक बृहद पुंज है। और मंदाकिनी आकाशगंगा का जो आकार है वो कैसा है, सर्पिलाकार है। कैसा है, सर्पिलाकार आकाशगंगा है। देखो फ्रेंड्स कि ये हमारी आकाशगंगा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अभी दिखाया आपको चित्र। देखो फ्रेंड्स, ये हमारी आकाशगंगा है, मंदाकिनी मान लो। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी 3 भुजाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक भुजा ये रही, और एक भुजा ये रही, और एक भुजा ये रही। ठीक है फ्रेंड्स, 3 सर्किल भुजाएं हो गई। अब देखो फ्रेंड्स, इस संपूर्ण जो ये मंदाकिनी आकाशगंगा है, इसको हमने मंदाकिनी नाम दिया। और इस मंदाकिनी में भी क्या होते हैं कि तारों के, एक मान चलो एक तारा है, सूर्य ले लो, इस सूर्य के चारों ओर क्या होंगे, ग्रह होंगे। इससे क्या हो, एक सौर क्या बन गया, एक सौर परिवार बन गया। उस प्रकार यहाँ पे भी एक सौर परिवार बन गया। ऐसे असंख्य तारे होते हैं। तो इसी प्रकार इससे एक मंदाकिनी में भी 24 आकाशगंगाओं का समूह है। कितने का, 24 आकाशगंगाओं का समूह है। और उन 24 आकाशगंगाओं में जो एक समूह, जिसमें हमारा सौर परिवार जिस समूह में आता है, उस समूह को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी से हम जब इसको देखते हैं, अपनी सौर परिवार की आकाशगंगा को देखते हैं, तो ये हमें ऐसा दूध की सरिता जैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मान चलो एक दूध की बहुत लंबी धारा, यानी सफ़ेद प्रकाश की धारा बहुत लंबी खिंची चली जा रही हो, यानी एक तरीके से लंबी रेखा के रूप में दिखाई देता है। इस वजह से इसको स्वर्ग की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्वर्ग की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो पॉइंट समझें फ्रेंड्स, कि मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से एक प्रकाश सरिता सदृश दृष्टिगोचर होता है, उसे स्वर्ग की गंगा, दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दुग्ध मेखला को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझना है। तो यानी हमारा सौर परिवार मंदाकिनी के जिस समूह का हिस्सा है, उस समूह को क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला, मिल्की वे या स्वर्ग की गंगा कहते हैं। तो बात समझ में आपको आ गई होगी कि मंदाकिनी हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में है उसको मंदाकिनी बोलते हैं। और उस मंदाकिनी के जिस समूह का हिस्सा नहीं, जिस समूह का हिस्सा हमारा जो सौर परिवार है, उस समूह को क्या बोलते हैं हम, दुग्ध मेखला, स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे बोलते हैं। क्लियर पॉइंट्स। और मंदाकिनी का आकार कैसा है, तस्तरी नुमा है, सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार बोल सकते हैं, तस्तरी भी नुमा बोल सकते हैं। तस्तरी नुमा का मतलब क्या होता है, वैसे इसकी जो साइज है वो सर्पिलाकार है, स्पाइरल जैसी है, लेकिन वो कैसी कि जो मध्य सेंटर भाग है वो थोड़ा नीचे है, जो मध्य भाग है वो उससे थोड़ा ऊपर है, और जो उसका अंतिम भाग है वो क्या और ऊपर है। एक तरीके से आपने एक तस्तरी देखी उसी टाइप में है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन सी, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी। तो मंदाकिनी आकाशगंगा क्या है, तस्तरी के समान चपटी है। इसके केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। और इसमें क्या होती है, 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। बात समझ में आपको आई होगी। तो देखो फ्रेंड्स क्या होता है, मैं समझा देता हूँ एक बार चित्र के माध्यम से आपको ये सभी चीज़ें। देखो फ्रेंड्स, ये हमारी मंदाकिनी का चित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस मंदाकिनी को समझो फ्रेंड्स, कि जो मंदाकिनी है, इस मंदाकिनी का जो एक केंद्र है फ्रेंड्स, इसको केंद्र को हम बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बल्ज कहते हैं। ये क्या है, हमारा बल्ज है, बल्ज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हुआ, बल्ज हो गया। अब इस बल्ज में भी एक तारा होता है फ्रेंड्स। ये जो तारा है क्या है, इस तारे को बोलते हैं हम क्वासर्स। क्या बोलते हैं, क्वासर्स। और जो ये तारा है हमारे सौर परिवार से 3 गुना अधिक बड़ा है। कितना, 3 गुना अधिक बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तारे के भी केंद्र में एक होल होता है, उसको हम बोलते हैं कृष्ण विवर या ब्लैक होल। और इस तारे में क्या होता है, बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। क्या होती है, बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। इस वजह से इसके केंद्र की, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, तारों का अधिक जमाव होता है। तो यहाँ तारे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो मैंने अभी बताया था सर्पिलाकार आकाशगंगा की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है, कि इसके केंद्र के चारों ओर यानी तारों का अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, संकेंद्रण होता है। अत्यधिक जो तारे होते हैं इसके केंद्र के नज़दीक ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसके केंद्र में एक तारा होता है और उसमें एक ब्लैक होल, उसको कृष्ण विवर भी बोलते हैं, इसके मध्य सेंटर क्षेत्र को, केंद्रीय भाग को। और उसके पास क्या होती है, बहुत सारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट समझिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो ये हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी,
इसका केंद्र बल्ज हो गया फ्रेंड्स, और उसके पास में इसकी कितनी घूर्णनशील भुजाएं हैं? 3। ये घूमती रहती हैं फ्रेंड्स। और उन 3 घूर्णनशील भुजाओं में जो हमारा सौर परिवार है, हमारा जो सौर परिवार है वो कौन सी भुजा में है फ्रेंड्स? दूसरी भुजा में स्थित है। कौन सी में? दूसरी भुजा में। उसके बाद में देखो सूर्य के एक नज़दीक एक तारा और है, ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसको सूर्य का सबसे नज़दीक तारा बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य के स्थित सबसे नज़दीक तारा कौन सा है फ्रेंड्स, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। देखो फ्रेंड्स, इसी दूसरी सर्किल में एक ये और तारा है जिसको बोलते हैं दीर्घ मैग्नेटिक बादल, लघु मैग्नेटिक बादल। ठीक है। अब उसके बाद में और एक और दूसरा प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद में एक और तारा, ये सबसे बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? ये तारा है, ये तारा है फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं साइरस या डॉग स्टार। ये हमारी जो मंदाकिनी है फ्रेंड्स, इस मंदाकिनी का सर्वाधिक चमकीला तारा है। और दूसरी बात, ये सूर्य से डबल है, यानी द्रव्यमान में दोगुना है और 20 गुना अधिक चमकीला है। यानी सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला कौन सा तारा? साइरस या डॉग स्टार। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, ओरियन नेबुला का समूह है, यानी ये हमारी मंदाकिनी है, उस मंदाकिनी का सबसे शीतल क्षेत्र है। यानी तारों का सबसे शीतल क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड्स? ओरियन नेबुला है। ठीक है। उसके बाद में देखो फ्रेंड्स, भ्रूण तारा, यानी जो नए तारे बनते हैं फ्रेंड्स वो इसी सर्किल में बनते हैं। लास्ट की जो तीसरी सर्किल है उसी में नए तारों का जन्म होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए एंड्रोमेडा है। क्या है? एंड्रोमेडा है। ये हमारी आकाशगंगा का क्या है फ्रेंड्स? सबसे नज़दीक आकाशगंगा है। यानी ये आकाशगंगा, तो ये तो कौन सी है? मंदाकिनी है। ये दूसरी आकाशगंगा है, एंड्रोमेडा, पड़ोसी है। ठीक है। और इनकी जो मध्य की अगर दूरी देखी जाए फ्रेंड्स, 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। कितने? 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ये दोनों नज़दीक नहीं है, यहाँ पे चित्र में नज़दीक लग रहा है आपको, लेकिन इनकी जो दूरी है फ्रेंड्स वो कितनी है? 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी है। एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखें, एक प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है कि एक साल में एक प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी एक सेकंड में जो प्रकाश होता है फ्रेंड्स वो 30 लाख की दूरी, सॉरी 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है एक सेकंड में। प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो फ्रेंड्स आप सोच लो कि एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक? तो ये सारे पॉइंट्स समझ में आपको आ गए होंगे यहाँ तक। अब देखो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। देखो यहाँ तक पॉइंट्स हो गए थे फ्रेंड्स हमारे कि मंदाकिनी के केंद्र को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हम बल्ज बोलते हैं। और उसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। उसके बाद देखिए कि इसका विस्तार, यानी जो हमारी मंदाकिनी है फ्रेंड्स, इसकी ये 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। ठीक है। 3 घूर्णनशील भुजाएं हो गई फ्रेंड्स। अब ये 3 घूर्णनशील भुजाएं, ये केंद्र हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स, अगर इनका विस्तार देखें, यानी फैलाव कितना है, तो फैलाव 80,000 प्रकाश वर्ष है। लगभग 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी में ये फैले हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखो, ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि तारे तो होंगे, क्योंकि आकाशगंगा कहते किसे हैं? जहाँ तारों का सर्वाधिक मात्रा में संकेंद्रण हो। बस सर्पिलाकार आकाशगंगा की विशेषता ये होती है कि केंद्र की ओर ज़्यादा तारे होते हैं और ये किनारों की ओर कम तारे होते हैं, पर तारे तो तीनों भुजाओं में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हमारा सौरमंडल कौन सी भुजा में स्थित है? दूसरी घूर्णनशील भुजा में स्थित है फ्रेंड्स, मैंने अभी बता ही दिया। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बल्ज के पास क्या होता है? तारों का संकेंद्रण अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने अभी बताया फ्रेंड्स आपको मैप में कि सर्वाधिक तारों का संकेंद्रण कहाँ होता है? केंद्र, यानी बल्ज के पास होता है, बल्ज के चारों ओर होता है। और बल्ज में एक तारा होता है, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्वासर बोलते हैं, जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति लिए हुए होता है। और क्वासर के भी केंद्र में क्या है फ्रेंड्स? एक कृष्ण विवर है, और जो द्रव्यमान हमारे सौरमंडल से कितना गुना बड़ा है फ्रेंड्स? 3 गुना बड़ा है। क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक? नेक्स्ट, उसके बाद में अगला पॉइंट्स है फ्रेंड्स, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? ये बात समझने वाली है फ्रेंड्स। देखो ये मंदाकिनी हो गई। ठीक है। ये मंदाकिनी का क्या हो गया फ्रेंड्स? केंद्र हो गया। अब इस केंद्र से दूरी, अगर सूर्य की दूरी कितनी है, तो इसकी जो सूर्य की दूरी है 32,000 प्रकाश वर्ष है। कितनी फ्रेंड्स? 32,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है। अब उसके बाद में देखो, ये सूर्य यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये परिक्रमा लगाएगा, ये इसकी पूरी की, इस केंद्र की, किसकी? इस केंद्र की एक परिक्रमा लगाएगा, तो 25 करोड़ वर्ष में लगाएगा। कितने वर्ष में लगाएगा फ्रेंड्स? 25 करोड़ वर्ष में पूरी परिक्रमा कर पाता है सूर्य। इतना बड़ा विस्तार है इसका कि 25 करोड़ वर्ष में सूर्य एक पूरी परिक्रमा कर पाता है। और जो केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो सूर्य की दूरी है वो कितनी है? 32,000 प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और दूरी कितनी है? 25,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स,
तो मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है फ्रेंड्स? 32,000 प्रकाश वर्ष है। कितनी है? 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। ठीक है। और मंदाकिनी की तीसरी भुजा में क्या होते हैं? गैस तथा धूल के बादल पाए जाते हैं, नवीन तारों का जन्म होता है। मैंने अभी बता दिया फ्रेंड्स। ओरियन नेबुला के बारे में भी बता दिया। ओरियन नेबुला क्या है कि मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीला तारों का क्षेत्र है। ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे हमारी पृथ्वी हमारा भारत है, हमारे भारत का दार्जिलिंग, ठीक है फ्रेंड्स, लेह लद्दाख, ये क्या है? ठंडे प्रदेश है, यहाँ घूमने जाते हैं। उसी प्रकार हम मंदाकिनी का भी जो सबसे ठंडा क्षेत्र है वो कौन सा फ्रेंड्स? ओरियन नेबुला। यहाँ शीतल और चमकीले तारे पाए जाते हैं जो पृथ्वी से लगभग 1600 प्रकाश वर्ष दूर है तथा ये हल्के नीले रंग के हैं। जो ये तारे हैं कैसे रंग के हैं फ्रेंड्स? ये जो ओरियन नेबुला के जो तारे हैं कैसे हैं? हल्के नीले रंग के हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, देवयानी, एंड्रोमेडा। ठीक है। जो एंड्रोमेडा एक दूसरी आकाशगंगा है, मंदाकिनी आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा को क्या बोलते हैं? देवयानी बोलते हैं। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी जो आकाशगंगा है उसके नज़दीक स्थित मंदाकिनी है वो आकाशगंगा है वो कौन सी है फ्रेंड्स? एंड्रोमेडा है, जिसको हिंदी में हम देवयानी बोलते हैं। क्योंकि देवयानी ज़्यादातर किताबों में दिया नहीं होता है, एंड्रोमेडा ही दे देते हैं डायरेक्टली। एंड्रोमेडा अंग्रेजी नाम है, लैटिन नाम है, इसका हिंदी में नाम होता है फ्रेंड्स देवयानी। ठीक है। और ये हमारी आकाशगंगा की क्या है? सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से कितनी है? 22 लाख यानी 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से नग्न आँखों के द्वारा दिखने वाली सर्वाधिक दूर वस्तु है। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर एक व्यक्ति खड़ा है और वह दूरबीन की सहायता से अंतिम छोर तक देखे तो उसको क्या दिखाई देगा? बिल्कुल सर्वाधिक अंतिम दूर तक क्या दिखाई देगा? तो एंड्रोमेडा दिखाई देती है, जो दूसरी आकाशगंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना कि एंड्रोमेडा में यानी ये हमारी आकाशगंगा है फ्रेंड्स, कौन सी? मंदाकिनी, और ये दूसरी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 22 लाख प्रकाश वर्ष है, यानी 2.2 यानी मिलियन प्रकाश वर्ष है। मिलियन तो आप समझते होंगे फ्रेंड्स, आज के समय में टिकटॉक का ज़माना है और यूट्यूब का ज़माना है, तो आप सभी मिलियन के बारे में जानते होंगे। टिकटॉक पर देखा होगा कि मेरे 1 यानी 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, इसका मतलब 10 लाख फॉलोअर हो गए, यानी 1 मिलियन में 10 लाख आता है। ठीक है फ्रेंड्स। 2.2 में कितने हो गए? 22 लाख हो गए। ठीक है। तो यहाँ तो अगर आपको एग्जामिनर ने एक बार 2.2 मिलियन ऑप्शन में दिया था फ्रेंड्स कि देवयानी और एंड्रोमेडा और मंदाकिनी के बीच में कितनी दूरी है, तो याद रखना 22 लाख प्रकाश वर्ष यानी 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। उसके बाद में जो नेक्स्ट अगला पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। ये नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, इतना ही याद रखना है इसके बारे में। प्लेनेमस क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, समूह होते हैं, सुपर क्लस्टर होते हैं। जैसे हमारी मंदाकिनी इसमें 24 आकाशगंगाओं को क्या है? पुंज है, यानी 24 आकाशगंगाएं पाई जाती है हमारी मंदाकिनी में, हमारी आकाशगंगा में। हमारी जो दुग्ध मेखला आकाशगंगा है फ्रेंड्स, ये जिस आकाशगंगा के साथ मंदाकिनी का, उसमें कितनी पाई जाती है? 24 आकाशगंगाओं का पुंज है, झुंड है वो। ठीक है। तो प्लेनेमस क्या होता है कि दूसरी जो आकाशगंगा होती हैं पड़ोसी उसी समूह की, ठीक है, उसी आकाशगंगा के समूह की क्या होती है? आकाशगंगा उनसे जो हमारे सौरमंडल होता है उस सौरमंडल से फिर दूर हमारे सौर परिवार के अलावा दूसरे आकाशगंगा के दिन दूसरे सौर परिवार में से के जो जुड़वा तारे होते हैं, जो तारे होते हैं वो एक दूर हमारे सौरमंडल से दिखते हैं। कैसे? एक जैसे दिखते हैं, जो 2 जुड़वा पिंड होते हैं। ठीक है। उनको प्लेनेमस बोलते हैं। एक तरीके से मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये एक हमारी दूसरी सौर परिवार है। ये यहाँ से हमें ये 2 तारे दिख रहे हैं अपने सौर परिवार से, एक जैसे दिख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि दोनों एक जैसे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्लेनेमस। ठीक है। ये सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का क्या होता है? समूह होता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में बता दिया है। ये सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। ठीक है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और जो सूर्य से कितनी दूर है फ्रेंड्स? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। क्लियर पॉइंट्स फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार क्या है फ्रेंड्स कि यह रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। ठीक है। मैंने अभी बता दिया है। और यह पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। बस कितनी? पृथ्वी से बस 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह सूर्य के से दुगने द्रव्यमान वाला है और 20 गुना अधिक चमकीला तारा है। सूर्य से दुगना द्रव्यमान है इसका और 20 गुना अधिक चमकीला भी तारा है, तथा यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद सूर्य का सर्वाधिक नज़दीक तारा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य का सर्वाधिक नज़दीक दूसरा तारा कौन सा है, तो डॉग स्टार है। ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम साइरस बोलते हैं, डॉग स्टार बोलते हैं, सीरीस। कई बार क्या होता है सीरीस दे देता है, सीरीस। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, सीरीस, साइरस, डॉग स्टार तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है।
उसके बाद में है स्पाइनल ऑरेगी, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। क्या है फ्रेंड्स, ये ब्रह्मांड का क्या है, सबसे बड़ा तारा है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए बेबी बूम गैलेक्सी, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यानी बेबी बूम आकाशगंगा। ये आकाशगंगा क्या होती है फ्रेंड्स, इसको तारे बनाने वाली मशीन कहते हैं इस आकाशगंगा को। देखो फ्रेंड्स कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी बहुत दूर स्थित है, यानी ये जो आकाशगंगा है बेबी बूम गैलेक्सी, बेबी बूम आकाशगंगा, ये हमारी जो आकाशगंगा है इससे बहुत दूर स्थित है। ठीक है, यह तारे बनाने वाली दुर्लभ मशीन की संज्ञा दी गई, यानी इसे तारे बनाने वाली दुर्लभ मशीन की संज्ञा दी गई। क्यों दी गई है फ्रेंड्स, कि ये प्रतिवर्ष 4000 तारों का निर्माण करती है, जबकि मंदाकिनी प्रतिवर्ष 10 तारों का निर्माण करती है। ठीक है, जो बेबी बूम गैलेक्सी की विशेषता क्या है फ्रेंड्स, कि एक तो हमारी आकाशगंगा से बहुत दूर स्थित है, लेकिन इसको तारे बनाने वाली दुर्लभ मशीन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये आकाशगंगा प्रतिवर्ष 4000 तारों को क्या देती है, जन्म देती है, 4000 तारे नए पैदा करती है, जबकि हमारी मंदाकिनी है वो कितने तारे पैदा करती है, केवल 10 तारे पैदा करती है एक वर्ष में। ठीक है, अगली बात देखिए सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर बोलते हैं फ्रेंड्स आकाशगंगाओं के समूह को, यानी एक आकाशगंगा है उसके जस्ट पास में एक और आकाशगंगा का समूह है, फिर उसके पास में एक आकाशगंगा का समूह, फिर उन तीनों चारों को जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को क्या नाम दे देते हैं हम, सुपर क्लस्टर दे देते हैं। और हाल ही में बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही पेपरों में पूछा जा रहा है, ये बड़ी बड़ी एग्जामों में सुपर क्लस्टर के बारे में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ट्रेंड में है ये क्वेश्चन। आप जैसे मान चलो एक क्लास है, एक क्लास को हमने क्या बोला फ्रेंड्स, एक क्लास को हमने क्या बोला फ्रेंड्स कि एक संस्था बोला, यानी एक संस्था हो गई। उसी प्रकार मंदाकिनी हमारी एक संस्था मान लो फ्रेंड, और मंदाकिनी में क्या है 24 आकाशगंगाएं, कितनी आकाशगंगाएं, 24 आकाशगंगा। उन 24 आकाशगंगाओं को आप 24 स्टूडेंट मान लो। ठीक है, और उन 24 स्टूडेंटों मान चलो 6-7 ग्रुप बन गए, यानी एक ग्रुप बन गया लड़कियों का, एक ग्रुप बन गया महिलाओं का, एक ग्रुप बन गया वृद्धों का, एक ग्रुप बन गया आदमियों का, एक ग्रुप बन गया लड़कों का। ठीक है, उसी प्रकार हमारी जो आकाशगंगाएं होती हैं उन आकाशगंगाओं में क्या होता है कि जब आकाशगंगाओं के समूह होते हैं उन समूहों को क्या कहा जाता है, सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो आकाशगंगाओं के समूह या श्रृंखलाओं को सुपर क्लस्टर कहा जाता है, और ये आकाशगंगाएं परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधी रहती हैं। और हमारी पृथ्वी मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है, हमारी पृथ्वी किसमें, मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है, जो कि लानिया की सुपर क्लस्टर का भाग है। यानी हमारी पृथ्वी है मिल्की वे आकाशगंगा है, तो इसके पास में भी जो आकाशगंगा होती है उनका जो समूह है उस समूह को क्या बोलते हैं, लानिया की सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे किस सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, लानिया की सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। उसके बाद में देखो फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष बहुत आया है इसमें, प्रकाश वर्ष के बारे में और समझ लें कि प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में हम लाइट ऑफ ईयर बोलते हैं। ये समय का नहीं वरन दूरी का माप है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कई बार पेपरों में पूछा गया है कि खगोलीय दूरी का माप किससे करते हैं, प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष मापक है दूरी का, किसका फ्रेंड्स, दूरी का। ठीक है, और प्रकाश की गति क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, उसी प्रकार 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह क्या होगा, 1 प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करेगा चल तो जाएगा तो उसको बोल देंगे 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है, इस प्रकार 1 वर्ष में कितनी दूरी तय कर लेगा प्रकाश वर्ष, 9.461 × 10⁻12। इसको आप अगर सॉल्व करके जो संख्या निकालोगे उतनी ही दूरी क्या होगी, 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली हुई होगी। और पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है फ्रेंड्स वो कितनी है, 14,95,98,000 किलोमीटर है। यानी सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी है फ्रेंड्स ये 14,95,98,000 किलोमीटर, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में एक बार और समझ लेते हैं अपने इस मंदाकिनी आकाशगंगा को। मंदाकिनी आकाशगंगा क्या है फ्रेंड्स, ये बल्ज है। ये क्या है हमारा बल्ज, ये तारा क्या है, क्वासर, और उसके तारे के केंद्र में क्या है, कृष्ण विवर। ये क्या है, सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। दूसरा सबसे तारा कौन सा है, डॉग स्टार। और सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, डॉग स्टार है हमारी मंदाकिनी का। और हमारी मंदाकिनी का सबसे शीतल और ठंडा स्थान कौन सा है, ओरियन नेबुला। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी मंदाकिनी का सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा। यानी हमारी मंदाकिनी की पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारी ये क्या है, घूर्णनशील भुजाएं 3 किसकी, हमारी मंदाकिनी की। ठीक है फ्रेंड्स, और नवीन तारे यानी ध्रुव तारों का निर्माण किस में होता है, दूसरी भुजा में होता है। और हमारा जो सौर परिवार है वो किस भुजा में स्थित है, दूसरी में। और केंद्र से और सूर्य की दूरी कितनी है फ्रेंड्स, 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य कितने समय में एक सर्किल पूरा कर लेता है अपना, 25 करोड़ वर्ष में। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार सारे पॉइंट्स क्लियर हुए आपके। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो हमारी यही समाप्त होती है, कल मिलते हैं आपसे अपनी
नेक्स्ट अगली वीडियो में, कल की वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको पढ़ाएंगे तारों के जीवन चक्र के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल की वीडियो भी आप देखना। और अगली जो नेक्स्ट बात हमारी यही है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट